अपने साथी, अपने संपर्क के लोग, अक्सर आजकल फ़ोन से बात होती रहती है और कई बार ये बात आती है कि बाबा आते, कोरबा भी आइए। तो संयोग अभी आज के कार्यक्रम का था, बुका का, मोहन जी ने कार्यक्रम रखा था, तो उसी के साथ साथ हम लोगों ने कोरबा आने का भी जोड़ा है, मिलने के लिए आए हैं। राजनीति में ऐसा चल रही है कि संगठन मजबूत करना है या तालमेल जो ना बन पाई उसकी अपने लोगों से मिलने जाइए तो साथ साथ, क्योंकि हम लोग राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, वो भी अपने आप काम होता है, लेकिन उद्देश्य शुद्ध रूप से अपने साथियों से मिलने का। सर, अभी जल जंगल जमीन को लेके जो बुका में कार्यक्रम किया गया वो क्या कैसे? मुख्य रूप से वहाँ बांगो में जो विस्थापित गांवों के ग्रामीण परिवार बसाए गए हैं, उनसे बात हुई थी सरकार से, या उस समय जो भी विस्थापन में जुड़े हुए थे, कि बांगो जलाशय से मत्स्य पालन का भी उनको एक हिस्सा मिलेगा या उनको काम करने दिया जाएगा। समय के साथ ये देखने को मिला कि गांव के जो विस्थापित लोग थे उनकी कोई पूछ नहीं रह गई और ठेकेदारों के लिए वो टेंडर हो गया। तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर हो गया और जो गांव के लोग थे जिनको आय का स्रोत एक सुनिश्चित हो सकता था, वो उससे वंचित हो गए। तो उनका संघर्ष है, अपनी मांग को लेके वो चल रहे हैं। साथ में जल जंगल जमीन यानी आदिवासी समुदाय, परंपरागत वन निवासी, इन लोगों की जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी भी साथ में चर्चा हुई। पेशा नियम लागू हुए 8 अगस्त 2022 में, लेकिन अभी भी क्रियाशील सरकार ने नहीं किए। बहुत सारी उसकी जो व्यवस्थाएं वो व्यवहार में नहीं लाई गई। तो उस संदर्भ में भी हल्की जानकारियां। महिला आरक्षण की बात होती है पार्लियामेंट में, तो 23 सितंबर 2023 में महिला आरक्षण पारित हुआ, कांग्रेस के सहयोग से पारित हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने पेशा नियम लागू कर दिए थे, जिसमें जो ग्राम सभाएं हैं उसमें चक्र क्रम से प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष चुने जाएंगे, जिन्होंने ना तो वो पंच सरपंच हैं या जिन्होंने पंचायत के चुनाव में भाग नहीं लिया था, अर्थात जो हार भी गए थे, उनको छोड़ के आदिवासी समाज के अध्यक्ष चुने जाएंगे। और 1 वर्ष पुरुष 1 वर्ष महिला, 1 वर्ष पुरुष 1 वर्ष महिला, ये चक्रक्रम की व्यवस्था उसमें है, लागू नहीं किया गया। महिलाओं के लिए पृथक से विशेष ग्राम सभा का प्रावधान उस एक्ट में है, उस उन नियमों में है कि आप ग्राम सभा होगी, उसके पहले केवल महिलाओं की पृथक से ग्राम सभा बुलाई जाए। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि आज भी समाज में महिला पुरुष जब जुटते हैं तो महिलाओं की आवाज़ दब सी जाती है, वो उतना खुल के नहीं बोलती है। तो महिला पृथक विशेष ग्राम सभा के पहले, और युवाओं के लिए ग्राम सभा, 14 साल से ऊपर के युवाओं के लिए, युवतियों के लिए उनकी अलग बातें रहती हैं, चाहे खेल कूद की हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की हो, चाहे उनकी पढ़ाई से लेके हो, जो भी बातें वो ग्राम सभा में पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी पृथक से विशेष ग्राम सभा का प्रावधान है। और न्यूनतम 2 ऐसी ग्राम सभाएं महिलाओं के लिए अनिवार्य नियमों में है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोगों को इसकी जानकारी है, ना ही उसको लागू किया गया। और भी अधिकार दिए गए हैं पंचायतों के ग्राम सभाओं के माध्यम से। कोष अपना बनाना, वो पृथक से कोष उनका रहेगा। जो नीलामियाँ होती हैं गौड़ खनिज की, वो ग्राम सभाओं की अनुमति से हुआ करेंगी। ये सारी चीज़ें नियमों में हैं। उसकी आमदनी जो आएगी वो ग्राम सभा की आमदनी में जमा होगी। काम जो वो कराएंगे पंचायत एजेंसी होगी, पंचायत के माध्यम से कराएंगे। सचिव है वो ग्राम सभा के सचिव होंगे। बहुत सारी बातें हैं। मत्स्य पालन को भी लेके उसमें बातें हैं। 10 हेक्टेयर तक के जो छोटे तालाब हैं उनका प्रबंधन ग्राम पंचायतें करेंगी। 100 हेक्टेयर तक का है वो जनपद पंचायतें करेंगी। 200 हेक्टेयर तक के तालाब हैं उनका जिला पंचायत प्रबंधन करेगी। बाजारों की नीलामी इत्यादि की बहुत सारी उसमें बातें हैं। तो उतना समय तो नहीं था कि बहुत डिटेल में, कि मैंने सबको यही सलाह दी कि 8 अगस्त 2022 को जो प्रदेश के राजपत्र में छपा है, नियम छपे हैं, उसकी जानकारी वो लें
अगर हमको मालूम ही नहीं होगा कि हमारे अधिकार क्या हैं, तो हम उनको मान करके उन्हें क्रियाशील कैसे कर सकते हैं? तो सर अभी सूरजपुर एरिया में रामगढ़ में जो प्राचीन मंदिर बताया जाता है, और अभी वहाँ अंबिकापुर में पर्यटन विभाग में राजेश अग्रवाल जी हैं, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी राज्यों में अलग अलग जगहों पे जाके वो पर्यटन की बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? वो सूरजपुर जिले में नहीं, सरगुजा जिले में उदयपुर विकास खंड में रामगढ़ पहाड़ी स्थापित है, और उसमें राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी की मूर्तियां हैं। कई सौ साल पुराना वो मंदिर है, और बड़ी संख्या में लोग वहाँ श्रद्धालु साल भर जाते हैं, और विशेष करके नवरात्र, दोनों नवरात्र में हजारों लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। वहाँ अभी कोयला खनन की जो कार्रवाई चल रही है, अदानी के माध्यम से उनको टेंडर मिला है अदानी को। ब्लास्टिंग जब होती है तो पूरा पहाड़ दहल जाता है, और दरारें आ रही हैं पहाड़ में, तो जो रास्ता है, सीढ़ी जहाँ से जाती है, वहाँ सरकार ने खुद लिख रखा है, पेंट से लिख रखा है कि यहाँ खतरा है, पत्थर गिरने की संभावना है। जब सरकार खुद जानती है कि ऐसी स्थिति बन सकती है, फिर भी ब्लास्टिंग वो होने दे रहे हैं। उनके प्रावधान, जो नियम है वन विभाग के, कि ब्लास्टिंग की जो साइट है उससे 10 किलोमीटर के अंदर कोई ऐसे स्थान तो नहीं है, मंदिर इत्यादि जैसे, तो उसमें भी कलेक्टर से एक अनापत्ति या प्रमाण पत्र उन्होंने जारी करवाया। एक अन्य जगह के एएसआई के स्थल का, जो कि 11 किलोमीटर पे है, ये 9.5 किलोमीटर पे। तो इस प्रकार से गुमराह करके उच्च अधिकारियों को इन लोगों ने अनुमति लेके वहाँ काम करना चालू किया है, या उसके लिए प्रयासरत हैं। और राजेश अग्रवाल जी ये संस्कृति मंत्री भी हैं, वहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, और उनको ये देखना चाहिए। कभी कभी किस मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि टीएस बाबा नहीं सके तो मैं कैसे सकूंगा। तो उनको मैंने याद भी दिलाया कि टीएस बाबा जब वहाँ से विधायक थे, तो बात जब ये आई थी, तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब ये बात उठाई गई है, बाबा ने बात उठाई, नाम मेरा ले लिया था, बात ग्राम वालों की थी, ग्रामवासियों की थी, कि एक पेड़ के एक डगाल भी नहीं कटेगी। और कांग्रेस के शासनकाल में एक पेड़ की कटाई नहीं हुई थी। और जैसे ही सरकार बदली, तो मुख्यमंत्री के शपथ के पहले वहां पेड़ कटाई का काम पुलिस लगा के, बड़ा पुलिस बल लगा के, 200, 300, 500 पुलिस बल लगा के पेड़ की कटाई चालू कर दी गई। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस काम को कांग्रेस की सरकार ने रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट तक सरकार गई, नहीं इसको रोका जाए, इसको कैंसिल किया जाए। कांग्रेस की सरकार में वो काम हुआ, और भाजपा की सरकार में, जिसमें मेरे जगह भी मौका राजेश अग्रवाल जी को मिला है, वहाँ के विधायक के रूप में जिम्मेदारी संभालने का और मंत्री के रूप में भी काम करने का, दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। अभी सुशासन त्योहार में, सुशासन त्योहार अगर 2 हफ्ते का है, तो बाकी हफ्ते साल के कुशासन ही हो गए। स्वयं अगर सरकार कह रही है कि ये है सुशासन, तो बाकी साल, मैं कभी भी कोई भी पार्टी का ये कार्यक्रम होता है, इसको ठीक है एक पहल भर मानता हूँ, ये उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अमूमन 90-95% इसमें जो निराकरण होते हैं, मैंने एक हैंडपंप की मांग प्रस्तुत की, उन्होंने लिख दिया कि हैंडपंप नहीं खोदा जा सकता है, वो निराकृत हो गया। तो 95% ऐसे मामले होते हैं कि गांव वालों ने या जो भी नागरिक जाते हैं आवेदन लेके, उसमें हाँ या ना लिख दिया जाता है, और 90% से ज्यादा ना ही रहता है, और वो भी निराकरण की श्रेणी में आता है। तो मैं कभी भी इससे प्रभावित नहीं रहा। अगला चुनाव बाबा के चेहरा पे लड़ा जाएगा छत्तीसगढ़ में? नहीं, कांग्रेस के अलावा कोई नहीं। पिछला चुनाव भी कांग्रेस के चेहरे पे था, पंजाब साहब, सब मिलके लड़ना। जीतना है कांग्रेस को तो सामूहिक जो नेतृत्व होता है उसके साथ लड़ना चाहिए सबको। 2018 के चुनाव में आप याद करिए कि कोई चेहरा नहीं था। चरणदास महंत जी, भूपेश बघेल जी, ताम्रध्वज साहू जी, धनेन्द्र साहू जी, सत्यनारायण शर्मा जी, मोहम्मद अकबर जी, प्रवीण चौबे जी, और भी नाम मैं भूल रहा हूँ,
लखेश्वर बघेल जी को ले लीजिए, कवासी लखमा जी को ले लीजिए, अमरजीत भगत को ले लीजिए, जो भी कांग्रेस के साथी थे, आपके यहाँ के दबंग प्रतिनिधि रहे, जय सिंह अग्रवाल जी, तो मिल के हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और परिणाम अच्छे आए थे। अगला चुनाव भी 2028 में वैसा ही होना चाहिए। एक तो कांग्रेस ने कभी गंगा जल की कसम खाई नहीं थी। राजनांदगांव में एक बैठक हो रही थी और मुझे याद है भूपेश बघेल जी का वहाँ से फ़ोन आया था, हरिप्रसाद जी साथ में थे, 10-1 हज़ार लोग उस सभा में बैठे थे और लोगों ने वो मांग की थी, तो वो सलाह ले रहे थे भूपेश भाई कि क्या क्या इसमें करना चाहिए। दो राय थी, शीर्षतम नेतृत्व की तरफ से भी एक ये राय थी कि आप लोग सोच लीजिए इसमें क्या करना है, क्योंकि केरल में उन्होंने जब लागू किया गया तो कांग्रेस दो फाड़ थी, शराबबंदी नहीं बंदी। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि दादा आपने अगर इसको बंद किया हम आपको वोट नहीं देंगे। तो कई साथी हैं जो शराब का सेवन भी करते हैं, तो समुचित सेवन अपनी जगह की बात, और सामाजिक बुराई में वो परिवर्तित ना हो वो दूसरी बात। अंततः उस दिन ये फैसला हुआ कि आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ के कांग्रेस घोषणा पत्र में शराबबंदी को लाएगी। तो बहुत कठिन था लागू करना, तो चुनाव के बाद में वो हो नहीं पाया। भाजपा एक ओर कहती है नशा मुक्त अभियान चलाती है और दूसरी ओर बोलते हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शराब देंगे। नशा मुक्ति के लिए पहल करना ये हर सरकार ने किया, आज तक सभी ने कोशिश की है। रिहेबिलिटेशन सेंटर भी हुए जो बहुत ज़्यादा नशे के आदी हो जाते हैं, उनके लिए भी इस प्रकार के इकाइयाँ हैं। वो अपने जगह की बात है कि एक सामाजिक बुराई की आपको शराब की लत ऐसी लग जाए कि आप चल नहीं सक रहे हो, कहीं गिर जा रहे हो, घरेलू हिंसा में आप लिप्त हो गए, ये सामाजिक बुराइयाँ। वरना सोम रस भारतीय संस्कृति में तो शंकर जी को चढ़ता भी था शायद। तो इसके बीच का रास्ता अपनाने की आवश्यकता है।